मैं अमूमन देखता हूँ वो बहुत जगह कहते हैं कि इसमें मैं क्या करूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो वो एस्केपिज्म में है, उनका बड़ा सीधा सीधा जवाब होता है कि मेरी तो मनोती नहीं, मेरी तो चलती नहीं। अच्छा, ये वो व्यक्ति बोलते हैं जो खुद जिनकी सरकार है प्रदेश में, जिनके जिनके अधिकारी हैं और जो खुद इतनी बड़ी पोजीशन पे। अब अभी नहीं इनकी मानी जाती है तो पता नहीं कब मानी जाएगी। मुझे तो कई बार लगता है कि ये पक्ष में नहीं है, विपक्ष में इनकी स्टेटमेंट सब उठा के रखें। तो इसलिए ये फतेहपुर जो है हमारा एक जिस जगह पे खड़ा होना चाहिए था वहाँ पे नहीं है। रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ा अफसोस होता है हमारे यहाँ के बच्चे टेरिस में जाते हैं, 7-7, 8-8 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं, बत्ती बरोटी वाला में जा रहे हैं, तो रोजगार उपलब्ध नहीं है। दूसरी समस्या है पानी, बिजली, ये मूलभूत सारे फैक्टर्स हैं। किसानी, जमीनों से पलायन हो रहा है, जमीनें बंजर हो रही हैं, सब मुद्दे हैं। नेताजी जो है विधायक है कांग्रेस से, वो कहते हैं क्या करें हम आपके इस नॉलेज का, कॉर्पोरेट सेक्टर के नॉलेज का, जब आप एक भी व्यक्ति को, युवा को रोजगार नहीं दे सकते, नौकरी नहीं दे सकते, ऐसे नॉलेज का क्या करें हम। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं धैर्य सुशांत जी। आज उनसे वार्तालाप करेंगे क्योंकि चर्चा में ये सुनने में आ रहा है कि धैर्य सुशांत इस बार फतेहपुर से जो है वो चुनावी जंग लड़ने जा रहे हैं। धैर्य जी, आपका हिमाचल प्लस न्यूज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। धैर्य जी, अक्सर चर्चा में क्या अभी तो सामने बात आ चुकी है कि आप इस बार जो है फतेहपुर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है, ये हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए भाई साहब, हमारा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र 68 विधानसभा क्षेत्रों में टॉप पर हुआ करता था किसी समय पर जी। मगर आप पिछले 20-25 वर्ष का इतिहास देखेंगे तो नीचे गिरता 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 फतेहपुर पिछड़ गया जी। और इस बात का मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पर अफसोस है। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की बात हो, आज ये सच्चाई तो सब एक्सेप्ट करते हैं कि फतेहपुर उस जगह पे नहीं रहा जहां पर किसी समय पर था। ये तो रही डेवलपमेंट बेस्ड इश्यूज की बात। दूसरी एक और बात मेरे को पिछले दिनों में बहुत चुभी जी, और मुझे उस चीज से बहुत तकलीफ भी हुई और पहली बार मैं किसी मीडिया चैनल पर ये बात बोल रहा हूँ। जी जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से भी मिला हूँ और बड़े वरिष्ठ नेताओं से भी मिला और मैंने अपनी बात उनके सामने रखी जी। और आप यकीन मानिए, जब भी मैं किसी नेता के पास गया और उनके पास मैंने कहा कि फतेहपुर की बात शुरू हुई जैसे ही जी, तो उनके मुंह से पहली बात एक निकलती थी कि फतेहपुर तो बहुत खिचड़ी है। अब मुझे ये बात सुन के मुझे बहुत तकलीफ होती थी। आज ये स्थिति है कि फतेहपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आके कार्यक्रम नहीं करना चाहता है। लोग बचते हैं फतेहपुर आने से। आज फतेहपुर में कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेता हो गए, हर आदमी टिकटार्थी हो गया। तो ये स्थिति जो फतेहपुर की खराब हुई है, ये आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी के पार्टी से बाहर जाने के बाद हुई है। इसको कोई एक्सेप्ट करे राजनीतिक द्वेष के कारण, चाहे ना करे, लेकिन सच्चाई यही है जी। आप बताइए, फतेहपुर में सुजान सिंह पठानिया जी को 4 बार चुनाव हराया पिताजी ने। उसके बाद 6-7 चुनाव, आप अगर बाई इलेक्शंस को भी जोड़ें तो उसमें एक बार भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। प्रयोगशाला बन गया फतेहपुर, एक एक्सपेरिमेंट करने का एक भूमि बन गई है हमारी। मैंने भाषण में भी एक जगह कहा था रहन में, मुझे आज भी याद है, रहन में हमारे बाबा राजा राम जी के सामने जनसभा थी, तो मैंने उस समय कहा था कि हमारे फतेहपुर की धरती बांझ नहीं हो गई है जी। ये सिद्ध बाबा राजा राम जी की धरती है, ये कामरेड रामचंद्र जी की धरती है जी। तो यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है, बाहर से इंपोर्ट करके बाहर बार नेता लाने की। तो मेरी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि सुशांत जी, डॉक्टर राजन सुशांत जी के बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं अपनी कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम वापस लाएंगे। धैर्य जी, हम रोकना चाहेंगे आपको। आपका कहने का मतलब है कि आपके जो है परिवार के बिना बीजेपी का जहां से जो है वो सीट निकालना बहुत मुश्किल है। देखिए, आप यही कहना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बड़ी विनम्रता से और शालीनता से कि ये तो एनालिसिस करना चाहिए बड़े बड़े पार्टी में बैठे पदाधिकारियों को जी, और संगठन के लोगों को और आम जनता को भी जी जी, कि आप खुद, ये तो सबके सामने बात, ये तो बोलने की बात ही नहीं है। जी जी।
एक बार डॉक्टर राजन सुशांत जी जब सांसद बन के चले गए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से क्यों नहीं जीती? सबके मन में ये था कि सुशांत परिवार को पीछे करो, बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं, एक के बाद एक कैंडिडेट बदले गए, बाहर से भी लाए गए, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर तक यहाँ पे उतार दिए गए। ऐसे ऐसे नेता हैं जिनकी आपको याद होगा कि मोदी जी जिनके लिए जनसभा करके गए रहन में, जस्ट इमेजिन। जी जी। प्रधानमंत्री जी जिनके लिए वोट मांग कर गए, वो भाजपा के उम्मीदवार भी फतेहपुर से हार गए। तो इससे ज्यादा जनता क्या बोलेगी आपको, स्पष्ट संकेत क्या करेगी कि हमें डॉक्टर राजन सुशांत चाहिए, क्या उनका बेटा चाहिए? इससे ज्यादा स्पष्ट ये तो जनता का सेंटीमेंट है। पिछले इलेक्शन में भी ये देखा गया धैर्य जी कि आपका चुनाव लड़ने पर जो युवा जोर दे रहे थे कि धैर्य सुशांत जी आए, धैर्य सुशांत जी आए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लोग प्यार करते हैं सर, मेरे अंदर कोई विलक्षणता जी, युवाओं का प्यार है, लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार है। और पिताजी ने जो अपने समय पर काम किए हैं वो काम अब लोगों को याद आ रहे हैं। जी जी। आप देखिए शाह नहर का सबसे बड़ा आंदोलन जिस भूमि पर हुआ, आज प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, और आपको पता है अब उसका हाल ही में उद्घाटन होने वाला है। और मैं आज ही सोच रहा था, आज मुझे बताया किसी ने कि 16 और 18 के बीच में इसी महीने एक ब्रिज बन रहा है वहां पर, पुल के ऊपर, शाह नहर के ऊपर, और उसका उद्घाटन कांग्रेस की सरकार करेगी। जी जी। तो मुझे उस चीज पर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए शाह नहर का पूरा आंदोलन 11 महीने धरने पर बैठकर किया आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी ने। लेकिन एक बेटा होने के नाते मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि वहां पे आज तक शाह नहर पे एक पट्टी तक नहीं है जिस पे डॉक्टर राजन सुशांत जी का नाम लिखा हो। नहीं तो हमारा प्रदेश का पानी चला गया था बाहरी राज्यों में, डॉक्टर राजन सुशांत जी ने उसको बचाया। और ठीक इसी तरह आज मैं सच्चाई बोलता हूं, मुझे सच बोलने में कोई गुरेज नहीं है। आदरणीय कृपाल परमार जी ने ये जो पुल है इतनी बड़ी लागत से बन रहा है, करोड़ों का फंडिंग जिसमें आ रही है, और हमारी शाह नहर के ऊपर से बन के कनेक्ट कर रहा है पंजाब को, तो वो आदरणीय कृपाल परमार जी ने अपने व्यक्तिगत संबंधों से और भारतीय जनता पार्टी के समय में उसको लाए। आज उसका क्रेडिट कांग्रेस की सरकार बिना मतलब के ले रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि राजनीति का भी एक कोई तो स्तर होना चाहिए। देखिए अगर कृपाल परमार जी ने वो किया है तो उनको कार्यक्रम में बुलाना चाहिए इज्जतमान से, है ना। और अगर डॉक्टर राजन सुशांत जी ने इतनी बड़ी परियोजना बनाई है तो उनको भी वहां बुलाना चाहिए। अब हमारी आज की राजनीति में मर्यादा ही नहीं है, तो क्या करें? धैर्य जी, आप समाज के साथ भी जुड़े हैं और कई सामाजिक कार्य आपने किए हैं, वकालत भी की है, तो आपका जो सामाजिक और राजनीतिक सफर कैसा रहा? अब राजनीति में तो अभी आ रही हैं आप। राजनीति में मैं इससे थोड़ा सा वो डिफर करता हूँ। राजनीति में देखिए मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। जी जी। हमने बचपन से राजनीति देखी। जी जी। हमने बचपन से, हम छोटे होते थे तो हम तो कार्यकर्ताओं के पैरों हाथ लगाने वाले लोग हैं। जी जी। आप जानते हैं कि मेरे को कई लोग कहते थे कि आप तो सबके ही पैरों हाथ लगाते हैं। अच्छा, आप पानी लेकर खुद जाते हैं, जब वर्कर्स आते हैं पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। हमारे घर में मैंने एक और बड़ी अच्छी प्रथा देखी जो आज की राजनीति में मुझे गौन होती दिखाई दे रही है, वो प्रथाएं खत्म होती दिखाई दे रही हैं। वो एक मैंने सिस्टम देखा, हमारे यहाँ जब भी दूर दराज के क्षेत्रों से कार्यकर्ता आते थे, हमारी माताएं बहनें आती थी जी। वो हमारे यहाँ से खाना भी खाकर जाती थी और पैक भी करके ले जाती थी जी। और बड़ा राइटफुली कि असा दूर जाना था तो उसा खाना कुछ दे भी दिया, है ना, रियाली मझीर और इस बेल्ट से। तो आज की राजनीति का दृश्य बदल गया सर। अब मैं चाहे यंग हूं बट आई एम ए मैन ऑफ ओल्ड स्कूल, आप बोल सकते हो ओल्ड थॉट स्कूल वाला आदमी हूं मैं। इस मामले में मेरे को वो प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी लगती थी जब कार्यकर्ता 500 रुपया जोड़ के एक गाड़ी इकट्ठी करते थे, ईमानदारी से जाते थे। जी जी। अब तो मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जी जी जी। धैर्य जी, आप चुनाव लड़े हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी आपके नजरिए में? क्या सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने उभर के आएगी? चुनौतियां हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि चुनौतियां नहीं हैं जी। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और वो चुनौती है सबसे बड़ी कि अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना राजनीति में सरवाइव करना। जी जी जी। मेरे लिए चुनौती धनबल नहीं है। कोई बड़े से बड़ा धनबल वाला व्यक्ति सामने खड़ा होगा जी जी। तो मैं जानता हूँ लोग खुद समर्थन करेंगे जी जी। खुद जाकर पैसा हमें फंड कर देंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए चुनौती ये नहीं है कि कोई आदमी करोड़पति है, खरबपति है मेरा प्रतिद्वंदी, या फिर आगे सरकार है बहुत बड़ी। मेरे लिए एक अलग किस्म की चुनौती है। मैं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ जी जी। मेरा स्वभाव मुझे नहीं कहता कि
मैं कहीं पे छल कपट कर दूं या मैं झूठ बोल दूं, तो मुझे लगता है आज की व्यवहारिक राजनीति में अपने आध्यात्मिक मूल्यों को बचाकर रखना और उसको बचा के रखते हुए आज की राजनीति में जीतना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। धैर्य जी, अगर मान लेते हैं अभी इलेक्शन हुए नहीं है, अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी? एक विधायक के तौर पर आपकी इस क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जी जी। होना भी यही चाहिए। जी जी। आपने बड़े मुद्दे की बात की कि आपकी प्राथमिकता क्या है, इश्यूज बेस्ड। जी। अब इशू बेस्ड जर्नलिज्म और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, आपने भी नोटिस किया होगा। जी जी बिल्कुल। तो आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में कोई है तो वो हो गई है लॉ एंड ऑर्डर। मैं इसको बड़ी गंभीरता से आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। पहले मुद्दे थे, ठीक है, मुद्दा है रोजगार का, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ा अफसोस होता है हमारे यहाँ के बच्चे टेरिस में जाते हैं, 7-7, 8-8 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं, बद्दी बरोटी वाला में जा रहे हैं, है ना, तो रोजगार उपलब्ध नहीं है। जी जी। दूसरी समस्या है पानी, बिजली, ये मूलभूत सारे फैक्टर्स हैं। किसानी, जमीनों से पलायन हो रहा है, जमीनें बंजर हो रही हैं, सब मुद्दे हैं जी। लेकिन आज इन सब मुद्दों से बड़ा मुद्दा हो गया लॉ एंड ऑर्डर। अगर आप जीवित ही नहीं रहेंगे, हर तीसरे दिन कहीं किसी मोड़ पे गोली चल रही है, सर चिट्टा शरेआम बिक रहा है, जी। पुलिस प्रशासन की पकड़ नहीं है, जी। चोर शरेआम घूम रहे हैं, तो आप पिछला एक डाटा उठाइए सिंपल सा, पिछले 1 महीने का आप 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज देख लीजिए, फतेहपुर, इंदौरा, ज्वाली, नूरपुर, और आप जरा पुलिस के जो हमारे एसपी साहब है उनके पास सब डाटा है। जी जी। तो आप जरा पूछिए कि कितनी चोरियां हुई हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के। मैं जिस पंचायत में बैठा हूँ, मेरे गांव के पास यहाँ पे 6-6, 7-7 बार चोरियां हो रही हैं एक जगहों पर। लोग सरकारी चीज़ों को, पाइप्स को ले जा रहे हैं चोरी करके। और चिट्टा, नशा माफिया, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरा तो कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया कांग्रेस के राज में, और इस लेवल तक बिगड़ गया कि इसको अब सुधारना भी एक बड़ी बात है। तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको दुरुस्त करेंगे। मसलन आपने देखा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को, आपने देखा किस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में माफिया की कमर टूट गई जी, बुलडोजर चल गए, और जो लोग ये काम करते थे उनके घर नाबूद कर दिए, तोड़ दिए जी। तो ये एक जो सिस्टम है, एक कड़ी कार्रवाई और एक मजबूत लीडरशिप जी जी, उसकी जरूरत है अभी। जी जी जी। धैर्य जी, आजकल आपको पता बेरोजगारी हद से ज़्यादा है, किसानों की कई प्रकार की समस्याएं हैं, महिलाओं की कई प्रकार की समस्याएं हैं। विधायक के तौर पर आपकी क्या योजना रहेगी इनके लिए? ये योजनाएं बहुत हैं। देखिए, ये तो मैनिफेस्टो निकालेंगे, उसमें भी जाहिर करेंगे जी जी। और अगर मैं अभी सब कुछ बोल दूंगा जी जी, तो स्वाभाविक है कि विरोधी भी उसको नोटिस करेंगे जी, है ना। ये बात भी आपकी तो सही है। एक समय आने पर जो है ये बातें मैं रखूंगा जी जी। और अभी तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि कैबिनेट रैंक के एक व्यक्ति के होने के बावजूद जी जी, और जिन्होंने एक लंबी राजनीति जिनके पिताजी ने की और दूसरी बार वो विधायक हैं, इतना बड़ा पद होने के बावजूद फतेहपुर जहां होना चाहिए था वहां नहीं है जी। और इनका अपना कैडर डिमोरलाइज्ड है सर। मैं क्या बताऊं आपको, इनके खुद के जो राइट लेफ्ट रहने वाले लोग हैं उनके मुझे फोन आते हैं कि आप राजनीति में आइए तो हम आपके साथ चलेंगे, हम तो मजबूरी में चले हुए हैं। और मैं फतेहपुर के लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय सुजान सिंह पठानिया जी का जो एक आपके मन में एक आदर, सम्मान और प्रेम भाव था, वो हमारा भी था। हमने फतेहपुर में मूर्ति का अनावरण किया उनका जी जी, हमारे मन में एक रिस्पेक्ट थी तभी किया जी जी। तो उनका देन जो देना था फतेहपुर की जनता ने, वो 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार विधायक बना के फतेहपुर की जनता जो है उसने उनका देन दे दिया है, उतार दिया है। अब इससे ज्यादा एक व्यक्ति के प्रति अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनका काम था अब डिलीवर करना जी जी, मगर वो डिलीवर नहीं कर पाए जी जी। मैं अमूमन देखता हूँ वो बहुत जगह कहते हैं कि इसमें मैं क्या करूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो वो एस्केपिज्म में है, उनका बड़ा सीधा सीधा जवाब होता है कि मेरी तो मनोंदी नहीं, मेरी तो चलती नहीं। अच्छा, ये वो व्यक्ति बोलते हैं जो खुद जिनकी सरकार है प्रदेश में, जिनके अधिकारी हैं और जो खुद इतनी बड़ी पोजीशन पे है।
अब अभी नहीं इनकी मानी जाती है तो पता नहीं कब मानी जाएगी। मुझे तो कई बार लगता है कि ये पक्ष में नहीं है विपक्ष में, इनकी स्टेटमेंट्स आप उठा के देखो। जी जी। तो इसलिए ये फतेहपुर जो है हमारा एक जिस जगह पे खड़ा होना चाहिए था वहां पे नहीं है, और इसका डिस्क्रेडिट देखिए वो मौके के विधायक को तो जाता ही। जी, तो धैर्य जी, आम जनता की किस समस्या है, आपको कौन सी ऐसी समस्या लगती है जो आपको चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर रही है? जो जनता की ऐसी समस्या है जिसको आप एक इलेक्शन लड़के पूरा करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी समस्या है? मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी जी जी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी जी और ये घर घर की एक समस्या है। जी जी। बाहर से सब कुछ आलीशान दिखाई देता है आजकल ये स्थितियाँ, लेकिन घर में बच्चे बेरोजगार हैं, बाहर जाते हैं तो उनकी इनकम उस हिसाब से नहीं है। दूसरा मुझे एक चीज़ और बहुत चुभती है, वो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में और ज़मीनों से जुड़े कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। जी जी। और उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, सरकारें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई हैं। आप जानते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बाहर से आकर, बाहरी प्रदेशों से आकर सौर ऊर्जा के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगा चुके हैं। मैं हटली पंचायत में गया साहब, तो वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि 10 करोड़ की लागत से एक बाहर की कंपनी आई, उसने प्रोजेक्ट लगाया और वहाँ पे 5 मेगावाट 10 मेगावाट। आप एक चीज़ बताइए, इस एक मेगावाट के प्रोजेक्ट की इनकम महीने की 5 से 6 लाख रुपए है जी। तो क्या बड़े उद्योगपतियों को ये प्रोजेक्ट देने के बजाय क्या हमारे प्रदेश के जो बच्चे थे, इस क्षेत्र के जो लोग थे, उनको नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था। अब आप एक चीज़ बताइए, हमारे नेताजी जो है विधायक है कांग्रेस से, वो कहते हैं कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हूँ, मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर का बड़ा नॉलेज है। क्या करें हम आपके इस नॉलेज का, कॉर्पोरेट सेक्टर के नॉलेज का, जब आप एक भी व्यक्ति को, युवा को रोजगार नहीं दे सकते, नौकरी नहीं दे सकते, ऐसे नॉलेज का क्या करें हम? अच्छा, बनाया है प्लानिंग कमीशन का, प्लानिंग बोर्ड का चेयरपर्सन। अरे कैसी प्लानिंग कर रहे हैं आप? मैं ऑन डिटेल आपको पेपर ऑन पेपर दिखा दूंगा। जी। बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्रोजेक्ट वितरित किए गए हैं, लेकिन प्रदेश का जो बच्चा है, फतेहपुर का रहने वाला बच्चा है, जिसके पास जमीन थी, अरे 25 कनाल पे एक प्रोजेक्ट लगता है। अगर 25 कनाल पे 1 मेगावाट का 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगता है तो आपने उस प्रदेश के बच्चे को क्यों नहीं दिया? उस 5-6 लाख की इनकम से एक परिवार नहीं, कम से कम 20 परिवार पलते, लेकिन आपने उनको प्रोजेक्ट नहीं दिया। आपने तो भनक भी नहीं लगने दी। ये तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की तरह हुआ। आपने बस, अब मैं बोलना नहीं चाहता ये क्या क्या हुआ। प्रदेश में ऐसी स्थिति हुई कि एक बहुत बड़े अधिकारी को नेगी जी की मौत का मामला आपने देखा, आत्महत्या करनी पड़ी। अब आत्महत्या थी कि क्या था, ये तो खैर जांच का विषय है, न्यायालय में मामला है जी। तो आप एक चीज तो लेकर रखिए कि प्रायोरिटी में जनता नहीं है सर। ये हमारे फतेहपुर के लोगों को समझना होगा, जो युवा मेरे को सुन रहे हैं। आप प्रायोरिटी में होते तो आपको नौकरी मिलती, और नौकरी देना कोई मुश्किल नहीं था। जी जी। आज भी पिताजी से कई बार मेरी बात होती है, घर पे चर्चा होती है, तो एक पुस्तक का हम जिक्र करते हैं, वो लिख भी रहे हैं, विजन हिमाचल करके। तो उसमें हम यही दिन रात चिंतन करते हैं कि क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। जी जी। और आज मैं वो चीजें ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा। जी जी। आप समझते हैं उसका कारण क्या है। जी जी। लेकिन आप अपने चैनल पर इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके रखिएगा, रोजगार देना कोई बड़ा असंभव कार्य नहीं है। जी जी। अगर आपकी नीयत साफ होगी, सरकार के पास पैसा भी है, सरकार के पास संसाधन भी है, सरकार के पास सब चीजें हैं, मगर कमी है तो सिर्फ नीयत में है। जी जी। धैर्य जी, आपके पिता राजू शांत जी कई बार मंत्री विधायक रह चुके हैं और फतेहपुर क्षेत्र के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं, और पोंग डैम औसनी के लिए भी कार्य किया, शाहनार में भी कार्य किया। उनके योगदान को आप किस प्रकार देखते हैं? उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। देखिए, अब लोग भी याद करना शुरू कर गए हैं। जी। पहले लोगों को लगता था कि पता नहीं कि क्या बेटर ऑल्टरनेट आ जाएगा। अच्छा, एक जनरेशन गैप भी हुआ। जी जी। पिताजी की पीढ़ी के लोग जो थे वो, उसके बाद एक नई जनरेशन आई, उनके साथ थोड़ा सा गैप रह गया जी। लेकिन अब लोग बड़ी जड़ में जा रहे हैं। आने वाली युवा पीढ़ी जो है हमारी आज की, बड़ी समझदार है। अब ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और मैं भी जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अब मैं पंचायतों में जाऊँगा, मैं गिनाऊंगा काम कि आप अपनी पंचायत में देखिए
मैं आपको आज गारंटी से कह रहा हूं, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की 100 में से 90% सड़कें आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी के समय की बनी हुई हैं जी। हमारे बड़े हॉस्पिटल रहन, हमारा फतेहपुर, और इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं 33 के भी उस समय में लाए, और कितने बड़ी बड़ी काम थे जो उस समय के हुए हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। उसके बाद फतेहपुर स्टैंड स्टिल पर है, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई तरक्की नहीं हुई, ना ही आगे बीजेपी पीछे आए सीट निकाल आज मैं तो पिछले दिनों से खुद देख रहा हूं कितने बिजली के कट हैं सर। ये पड़ोस में मेरे कॉलेज है, यहाँ पे कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉलेज है। आप सड़क से इसी से आए होंगे, आप सड़क पे जाइए, जाती बार देखिए, इतनी बुरी सड़क की हालत है। अगर प्रदेश के एक इतने बड़े कॉलेज को ही सड़क ठीक से नहीं है तो आप देख सकते हैं कि बाकी कहाँ होगी। जी जी, बुरी हालत है, कोई स्थितियां ठीक नहीं है, पूछने वाला कोई है नहीं। जी जी। धैर्य जी, अंत में हम ये जानना चाहेंगे जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र ये मेरे लिए कोई एक्सपेरिमेंट की भूमि नहीं है जी, कोई प्रयोगशाला नहीं है। जी जी, ये कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ पे मुझे बाहर से भेज दिया गया है और मैंने वहाँ पे फिर घर खरीदा है और अब मैं प्रचार करूँगा और मैं कुछ बनने की आकांक्षा करूँगा। फतेहपुर विधानसभा मेरा घर है, मेरे पुरखों का घर है। जी जी, मेरी पिछली कई पीढ़ियाँ, हमारे दादाजी पंडिताई करते थे सिहाल में, मनोज सिहाल हमारा गांव था, तो वो वैद्य भी बहुत अच्छे थे और हमारे दादाजी तो मिट्टी में दबाकर दवाइयाँ बनाते थे, वैद्य थे और पंडिताई करते थे। हम इतना गहराई से इस मिट्टी से जुड़े हैं। पिताजी ने अपनी 50 वर्ष की एक लंबी राजनीतिक यात्रा इस भूमि पर की है, तो फतेहपुर मेरा दिल से अटैचमेंट है जी। मैं इसको ओन करता हूँ, मैं इसको कभी भी डिसोन नहीं कर सकता जी जी, और इसलिए फतेहपुर मेरे लिए लाइफ में प्रायोरिटी नंबर 1 है जी, और इसके लिए मैं बड़ा फेथफुल हूँ, कमिटेड हूँ जी, और मैं कभी भी मैं लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप पहचानिए, आपके सामने बहुत सारी तस्वीरें आएंगी आने वाले दिनों में जी, तो आप देखिए, मूल्यांकन कीजिए कि कौन लोग सच्चे हैं और कौन लोग बनावटी हैं और कौन लोग कुछ एजेंडा लेकर चले हैं। तो अपने व्यक्ति को, अपने मिट्टी के लाल को, अपने मिट्टी के सपूत को ताकत दीजिए, मिटने मत दीजिए और ऐसी ताकत दीजिए कि ऊपर दूर से दूर दिल्ली में बैठे नेता भी कहें कि फतेहपुर अब संभल गया है और यहाँ पे अब भगवा खिलने से कोई नहीं रोक सकता। जी, आप कहना चाहते हैं कि इस बार जो है भगवा खिलेगा, फतेहपुर में खिलेगा। जी, धन्यवाद जी। जुड़े रहिए हिमाचल प्लस न्यूज से, देश विदेश की खबरें जानने के लिए। जय हिंद, जय भारत।